हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, टॉपिक भी साथ साथ करते रहेंगे और साथ साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन, द रजिस्टेंस इन अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड ऑफ। जो पोस्ट ऑफिस में रजिस्टेंस लगे होते हैं वो किसके लगे होते हैं? कॉपर, आयरन, मैंगनीज या ब्रास। तो आंसर इज़ मैंगनीज। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख लेंगे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने होते हैं? बने होते हैं मैंगनीज के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, हाफ लाइफ इक्वेशन पूछी हुई है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ लाइफ का, ये होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.6931 बाय लैम्डा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है तो आप इसको करेक्ट कर देंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे देख लेंगे, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 watt raises the temperature of 5 kg of a liquid from 25 degree centigrade to 31 degree centigrade in 2 minutes. What is heat capacity of the liquid? क्लियर? आपसे हीट कैपेसिटी पूछा गया, यानी C की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर है? आपको गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे देखें, 1000 वाट शक्ति का एक इलेक्ट्रिक हीटर, 1000 वाट यानी कि पावर गिवन है आपको, 5 किलोग्राम यानी कि मास गिवन है। द्रव का तापमान 2 मिनट में 25 डिग्री से बढ़ाकर 31 डिग्री कर देते हैं, यानी कि आपको टाइम कितना गिवन है? 2 मिनट। और डेल्टा टी कितना गिवन है? 25 से 31। ठीक है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 25 से 31 है। द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य क्या है? ऊष्मा सामर्थ्य आपको निकालना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है। यहाँ देखते हैं, इसमें आपको गिवन क्या क्या है पहले ये देखिए। आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है पावर गिवन है। ठीक है, आपको पावर गिवन है 1000 वाट। और क्या गिवन है? आपको मास गिवन है 5 kg। और क्या गिवन है? आपको टाइम गिवन है 2 मिनट। इसको आप चेंज कर देंगे सेकंड में, मल्टीप्लाई विद 60 सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 120 सेकेंड। क्लियर? और डेल्टा टी कितना गिवन है आपको? डेल्टा टी कितना गिवन है? 25 से 31 डिग्री हो गया, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया? 6 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, 31 माइनस में 25 यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड यू हैव टू कैलकुलेट हीट कैपेसिटी। तो देखिए सबसे पहले हीट कैपेसिटी होता क्या है आपका? फॉर्मूला क्या होता है हीट कैपेसिटी का? हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो एनर्जी रेडिएट होती है, जो एनर्जी निकलती है या ऊष्मा निकलती है उसको हीट कहेंगे, हीट रेडिएटेड कहेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C डेल्टा टी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं Q से। Q इज़ योर एनर्जी, हीट। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू C डेल्टा टी। अब आपको पहले Q फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले ऊष्मा निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? Q की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? P इंटू में T, यही फार्मूला था, पावर इंटू में टाइम। P की वैल्यू कितनी है? 1000 एंड टाइम कितना हो गया? 120। तो ये हो गया आपका 12 and 40। ठीक है, अब इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 1240 इक्वल्स टू C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हीट कैपेसिटी हमें निकालना है। क्लियर? एंड डेल्टा टी क्या गिवन है आपको? डेल्टा टी क्या गिवन है? 6। ठीक है, तो इस 6 को यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 40, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 4 जूल डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट आंसर। इज़ इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ आया होगा। सीधे फार्मूला लगाना है, Q निकाल लेंगे P इंटू टी करके और मेन फार्मूले में हम पुट कर देंगे।
क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन। फ़िलहाल आप इस पेपर और पेन से ही एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी होगी तो उसको हम अपडेटेड वर्ज़न में करेंगे, ठीक है। पीपीटी के थ्रू करेंगे, जैसा भी होगा पॉसिबल वो करेंगे। फ़िलहाल आप अभी पेन और पेपर से ही एडजस्ट कर लेना, क्लियर है। क्योंकि आपकी तरह मैं भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पे इतना वर्क कर सकूँ, क्लियर। सो अब देखेंगे इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को हम लिख सकते हैं CH3CH2Br। यही हुआ। ट्रीटमेंट किसके साथ हो रहा है? सिल्वर साइनाइड के साथ, यानी कि AgCN के साथ। तो इसमें क्या होगा, AgBr बाहर निकल आएगा और CN यहाँ आ जाएगा, तो क्या बना देगा आपका CH3CH2 पे CN, और क्या बाहर आ जाएगा AgBr। इज़ इट क्लियर? तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? CH3CH2Cl। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनकेव मिरर इज़ नॉट यूज्ड। ध्यान रखना, कनकेव मिरर नॉट यूज्ड पूछा है, यूज्ड मत कर देना, ठीक है, नॉट यूज्ड। तो देखो शेविंग ग्लास में कनकेव यूज़ होता है, रिफ्लेक्टर लाइट्स में भी आपका कनकेव मिरर यूज़ होता है, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ ईयर को एग्जामिन करने के लिए भी आपका कनकेव मिरर यूज़ होता है। रियर व्यू मिरर्स इन कार, आप कार में रियर व्यू मिरर्स देखते हैं ना, जो साइड में मिरर्स लगे होते हैं आपके कार में, आप जिसमें पूरा ट्रैफिक देख सकते हैं। वो ट्रैफिक क्यों देख सकते हैं? क्योंकि कन्वेक्स मिरर लगा होता है उसके अंदर। कन्वेक्स मिरर इमेज की साइज़ को क्या कर देता है? छोटा करता है, और कनकेव मिरर जो होता है इमेज की साइज़ को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। तो रियर व्यू मिरर में आपको सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है ना, पीछे का पूरा ट्रैफिक, इसलिए उसमें कौन सा यूज़ होता है? कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, कनकेव मिरर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, निम्नलिखित में से किसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता? ठीक है, तो जो कारों में रियर दृश्य दर्पण होते हैं उनमें कन्वेक्स उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन 4 फोर्सेस ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शनल, विच ऑफ दीज आर नॉन कंजर्वेटिव। ये 4 आपको फोर्स गिवन है, इसमें पूछा गया है कि नॉन कंजर्वेटिव कौन से हैं। अब देखो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव होते कौन से फोर्स हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। नोट डाउन कर लेंगे, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो कंजर्वेटिव के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक जो हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं, क्योंकि ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। बात अगर नॉन कंजर्वेटिव की है तो ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका वो नॉन कंजर्वेटिव है। इज़ इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज़ मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सॉरी, मैग्नेटिक भी आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्लियर? कंजर्वेटिव सिर्फ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे और ये दोनों आपके नॉन कंजर्वेटिव होंगे। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन है और मैंने इसके लिए फार्मूला भी लिखवाया है, आप चेक कर लेना, ठीक है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स इन प्राइमरी, 100 टर्न्स इन प्राइमरी, यानी NP की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। एंड N टर्न्स इन सेकेंडरी, यानी NS में कितने दिए हैं? N। इफ़ द इनपुट इज़ 220 वोल्ट AC एंड वी वांट 11 वोल्ट आउटपुट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N। ये देखो फॉर्मूला, ठीक है। NS अपॉन NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इक्वल्स टू VS अपॉन VP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। ये फॉर्मूला मैंने आपको ट्रांसफार्मर में लिखवाया है। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितना दिया है? N, इसको लिख दिया N। प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 100,
इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज कितनी है 11 और इनपुट वोल्टेज कितनी है 220। बस सारी वैल्यूज़ रख देंगे और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा आपका 5। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर पे फॉर्मूला लिखवा के डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। हिंदी मीडियम के बच्चे देखेंगे, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 100 फेरे हैं, प्राथमिक में कितने हैं 100, तो NP की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 100 दी है, और NS की वैल्यू कितनी गिवन है आपको N। 220 AC निविष्ट करने पर 11 वोल्ट निर्गत होती है। निर्गत यानी कि जो बाहर निकल रही है, जो कि आपको आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो सीधे वैल्यूज़ में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एनोड इन द लेक्लांचे सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, इसे बहुत ही जल्द हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि एनोड जो होता है लेक्लांचे सेल में वो होता है जिंक रॉड का। क्लियर? एनोड जो होता है लेक्लांचे सेल में वो होता है जिंक रॉड का। निम्नलिखित में से कौन सा लेक्लांची सेल में जो एनोड होता है वो कौन सा होता है? जिंक छड़। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर हैज़ इक्वली स्पेस्ड मार्किंग फ्रॉम 0 to 100 इन मेल्टिंग आइस द मर्क्यूरी इज़ एट द 10th mark, while in boiling water it is at the 80th mark. What is the temperature in degree centigrade when the mercury is at the 45th mark? इसके लिए आप कौन सा मेथड अपनाएंगे? इसका एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। देखो कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ देखते हैं। इसके लिए होता है बॉइलिंग पॉइंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू ये होता है कांस्टेंट नंबर के। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या होगा 100 माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द मर्क्यूरी इज़ एट द 45th मार्क। आप मान लेंगे कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है x है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या मान लिया x, माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0, और यहाँ लिखेंगे 80 माइनस में ये वाला 10 डिवाइडेड बाय 45th मार्क का निकालना है, इसको भी 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 35 है, तो दूनी 70, और ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x, ये आ गया आपका 50। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको करने का तरीका है ये। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बॉइलिंग माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट करके आप सॉल्व कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which gas is evolved when water is added to calcium carbide at room temperature? देखो कैल्शियम कार्बाइड, हिंदी मीडियम के बच्चे देखेंगे, सामान्य तापक्रम पर कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है आपका CaCO2, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। इसमें अगर आप वाटर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? एसिटिलीन। क्लियर? इसको देखते हैं हम। व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा रे व्हाट डज नॉट चेंज। जब बीटा रे निकलती है न्यूक्लियस से तो क्या चेंज नहीं होता? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट। इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? देखो डायमंड ग्रेफाइट तो एलिमेंट है। ओजोन की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन को है वो एज अ एलिमेंट ही लिया गया है, तो एलिमेंट नहीं है वो क्या है आपका? सिलिका। क्लियर?
निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? सिलिका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ L has mass mu per unit length. It is used to pull up a body of mass capital M upwards with acceleration alpha. What is the tension at the midpoint of the wire? हिंदी में देखें, लंबाई L तथा प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान म्यू के तार द्वारा द्रव्यमान M के पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण अल्फ़ा से खींचा जा रहा है। ठीक है, तार के मध्य बिंदु पे तनाव क्या होगा? मध्य बिंदु पे तनाव निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं। ये वायर है जिसकी लेंथ क्या है? कैपिटल L है। यहाँ पे एक मास लगा दिया गया। ठीक, ये एक मास है जिसका मास दिया है कैपिटल M। अब इसको, ठीक है, इसका एक मास है, इस रोप की लेंथ जो है वो L है। अब इस मास को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन दिया गया है वो अल्फ़ा दिया गया है आपको। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या दिया गया है? अल्फ़ा दिया गया है। मास M है, लेंथ क्या है? L है। आपको मिड पॉइंट पे क्या निकालना है? टेंशन निकालना है, एकदम सेंटर पे। ठीक है, वायर के मिड पॉइंट पे आपको निकालना है टेंशन। तो देखो, इसका आपको पता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हम मास की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल M, ये वाला मास, प्लस में इस मास का मास, प्लस में ये जो वायर है इसका मास होगा। ठीक है, टोटल मास होगा ना, ये वाला मास प्लस इस वायर का मास, और इस वायर का मास क्या होगा? म्यू L/2। ठीक है, म्यू L/2। एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पे? G प्लस अल्फ़ा। देखो, नीचे जो होता है वो G होता है और ऊपर जा रहा है तो ये एक्सीलरेशन ऐड हो जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये वाला एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका G प्लस अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा आपका M प्लस म्यू L/2 G प्लस अल्फ़ा। ठीक है, न्यूटन्स के सेकंड लॉ फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2 डायमेंशनल स्पेस अ पार्टिकल A of mass 2 kg velocity 3,0 is moving along x equals to 5 while particle B of mass 3 kg velocity minus 2,0 is moving along x equals to -3. What is the total angular momentum of the system? देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। एंड वेलोसिटी कितना है? 30। अगर आप x इस तरह से बनाएंगे तो ये जो वेलोसिटी है 30, यानी x 3 है, y 0 है, यानी x 3 एंड y 0 यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो एक पार्टिकल है जो कि इस लाइन में मूव कर रहा है, सॉरी 3 एंड 0 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन लाइन कौन सी है? x इक्वल्स टू 5 की लाइन है, यानी कि यहाँ पे आप 5 मान लो। ठीक है, ये हो गया ना x इक्वल्स टू 5 वाली लाइन, x इक्वल्स टू 5 की लाइन। क्लियर है? एंड जो सेकंड पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहा है? x इक्वल्स टू -3, यानी कि यहाँ पे तो पार्टिकल A हो गया और यहाँ पे पार्टिकल B है, x इक्वल्स टू -3 पे। x इक्वल्स टू -3 पे क्या है? पार्टिकल आपका B मूव कर रहा है, जिसका मास कितना है? 3 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ B है, यहाँ पे A है। तो इनका बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो ये 5 और यहाँ जाने पे ये हो जाएगा पूरा 5 और 3 स्टेप यहाँ चला, 5 यहाँ से यहाँ तक और 3 स्टेप आगे चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनके बीच में? 8 का हो जाएगा। ठीक है, 8 का हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू में P। ठीक है, R इंटू P। तो P हम पहले निकाल लेंगे, फॉर पार्टिकल A के लिए निकालेंगे, फॉर पार्टिकल
ए के लिए निकालेंगे तो P1 इक्वल्स टू M1 V1। M1 कितना है, पहला पार्टिकल का मास कितना है 2 kg, तो 2 इंटू V1 कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। V1 कितना आ जाएगा 3, यानी कि 6 हो गया। P2 निकाल लो इसी तरह, M2 V2। M2 कितना है मास दूसरे का 3 kg, और V2 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका -6। अब प्लस माइनस नहीं देखेंगे, ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो तो 6 आ रहा है ना, तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और R की वैल्यू कितनी आएगी, R हमारे पास कितना आया है, डिस्टेंस 8 आया है। डिस्टेंस कितना आया हमारे पास 8 आया है, तो इसको कर देंगे 8, यह आ जाएगा 8 4 जा 48। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 48 क्लॉकवाइज। क्लियर है, बहुत सिंपल था। R इंटू P कर देंगे, मोमेंटम है, मोमेंटम हम दोनों पार्टिकल्स का निकाल देंगे, M1 V1 करके M2 V2 करके। ठीक है, दोनों का सेम आएगा, बस साइन का चेंज है, उसको यहाँ रख देंगे और R की वैल्यू हम यहाँ से डिस्टेंस में कैलकुलेट कर देंगे। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a neutral atom has 2k electrons, 8l electrons and 6m electrons, the total number of s electrons, p electrons and d electrons separately in the atom will be? Now next question देखते हैं। If a neutral atom has 2k electrons, 8l electrons and 6m electrons, the total number of s electrons, p electrons and d electrons। ठीक है, आपको देखो एक परमाणु का 2k इलेक्ट्रॉन्स, 8l इलेक्ट्रॉन्स एंड 6m इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, तो परमाणु में s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन तीनों को पहले प्लस कर दो। k, l और m में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्लस कर देंगे, यानी 2 और 8 10 और 6 16 हो गया। और जो 16 होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। एटॉमिक मास होता है, ना कि वेट, सॉरी एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, नंबर नहीं। तो 2 + 8 + 6 कितना आ जाएगा 16, जो कि O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो आप ऑक्सीजन का क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब आप काउंट कर लो, देखो s में कितने हैं 2 4 और 6, s में कितने आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, p में देखें 6 और 4 कितने आ जाएंगे टोटल 10, और d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 6 10 और 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। सीधे सीधे डेफिनेशन दे दी गई है बॉइलिंग पॉइंट की। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। कुछ बच्चे क्रिटिकल टेम्परेचर भी करेंगे, तो ये नहीं है, इसका आंसर है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम वुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन कैरेक्टर ऑफ इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितना s का हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। क्लियर है इतनी बात? s के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पीएन जंक्शन इज़ रिवर्स बायस्ड इट्स डिप्लीशन रीजन। सीधा सा क्वेश्चन है एकदम। पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस्ड होता है तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। पीएन संधि को पर्शदिशिक बायस किया जाता है तो अवक्षयती क्षेत्र क्या हो जाता है, अधिक चौड़ा हो जाता है। क्लियर है? पीएन जंक्शन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स विच सेट हैज़ बॉन्ड ऑर्डर +1। देखो बॉन्ड ऑर्डर पे मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, मैंने आपको करवाया था ना ये बॉन्ड ऑर्डर पे। हिंदी मीडियम के बच्चे, समुच्चय में किस समुच्चय का आबंध क्रम +1 है। ठीक है, आबंध क्रम आपको मैंने करवाया है। आपको एक सीरीज़ करवाई थी मैंने इस तरह से। देखो 14 पे 3 होता है, 15 पे 2.5, 16 पे, इस तरह से मैंने एक सीरीज़ करवाई थी। अब आप देखें
अब आप देखें, पहला ऑप्शन देखें, F2NO2 पे 2- F2 की अगर हम बात करें तो F2 क्या हो जाएगा, फ्लोरीन क्या होता है आपका 9, 2 है तो कितना हो जाएगा 18। एंड O2 की बात करें, O2 पे 2- O2 का कितना होता है 16, प्लस में 2 करेंगे तो हो जाएगा 18। और आप चेक करें 18 पे जो बॉन्ड ऑर्डर आया था वो +1 ही आया था, तो आपको करेक्ट आंसर ये होगा, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, +1 होगा। क्लियर है, चेक कर सकते हैं ना आप बॉन्ड ऑर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राईहाइड्राइड हैज़ मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, विच ट्राईहाइड्राइड हैज़ मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखो यहाँ पे ट्राईहाइड्राइड की बात है, यानी H3 की बात हो रही, PH3, आर्सेनिक H3, नाइट्रोजन H3, ठीक है, अमोनिया। अगर हाइड्राइड की बात आती है तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाती है, यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल पूछा है तो डाउन द ग्रुप कम होता जाएगा यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, अमोनिया। क्लियर, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, अमोनिया की, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी कम होगी इन केस ऑफ ट्राईहाइड्राइड। अगर यही बात कार्बोनेट की जाए, ठीक है, कार्बोनेट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगर कार्बोनेट की बात की जाए तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है। क्लियर, अगर किसी भी ऐसे ग्रुप दे दिए जाए, कार्बोनेट दे दी जाए, तो याद रखना डाउन द ग्रुप कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पोस्टुलेटेड दैट द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ क्वांटाइज्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने अभिगृहित किया कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड सीधे सीधे किसने बोला था, आपका बोहर ने बोला था, डेविड बोहर ने बोला था। क्लियर, इंग्लिश मीडियम में डेविड बोहर ने बोला था ये बात। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी 10 सेंटीमीटर रेडियस इज मेंटेन एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द पावर रेडिएटेड। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पावर रेडिएटेड आपसे पूछा गया है। क्लियर, पावर रेडिएटेड मतलब एनर्जी रेडिएटेड वाला, स्टीफन बोल्ट्जमैन का मैंने आपको टॉपिक कराया था, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक, 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास की एक गोलीय कृष्णिका 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोषित है, विकृत शक्ति क्या होगी। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो वो क्या था, देखें इसको, इसमें पावर रेडिएटेड यानी स्टीफन बोल्ट्जमैन का लगाना है, जिसमें ये फॉर्मूला था सिग्मा A 10⁴। ठीक है, सिग्मा आपको गिवन है 5.67 × 10⁻⁻8, ये आपको गिवन है। एरिया की बात की जाए तो आपको क्या गिवन है, स्फेरिकल ब्लैक है। ठीक है, अर्धव्यास गिवन है आपको, तो अर्धव्यास का एरिया क्या होता है 4πr²। 4π को क्या लिख देंगे 22/7, और r की वैल्यू की अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर का स्क्वायर, 4 × 22/7, और ये कितना आ जाएगा आपका 0.01। क्लियर है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, E = 5.67 × 10⁻⁻8। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 22/7 गुणा में 0.01 इंटू में T⁴। टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको किस में चेंज कर देंगे, केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें +273 कर देंगे। ठीक है, 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 केल्विन। क्लियर, तो 600 का क्या कर देंगे यहाँ पे T⁴ है तो इसको 4 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यही वैल्यूज़ पुट करनी है, अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको निकालना है, जो कि आ जाएगा 923 वाट।
क्लियर है? एनर्जी है, पावर है, यही बात एक ही है, ठीक है। तो सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स इन एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया। अल्कली जो मेटल्स होते हैं, सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन होते हैं। अमोनिया में क्षार धातु क्या होते हैं? अचुंबकीय होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर? अल्कली मेटल्स एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया में कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो इज़ नॉट कलर्ड। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर नहीं होते इनमें से। आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। उन सभी में क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए वो कलरफुल होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में देखना है कि किसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं, ठीक है। रंग विहीन बताना है आपको, ठीक है। इन सभी में रंग विहीन कौन होंगे? जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं होगा, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। चलिए, तो आप कन्फिग्रेशन चेक कर लेना, ठीक है। कन्फिग्रेशन देखो, अगर हम टाइटेनियम की बात करें इसमें तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वैकेंट होता है, इसलिए ये कलर शो नहीं करता। बाकी सभी में पार्शियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। सभी में डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसलिए वो कलर शो कर देते हैं। और टाइटेनियम में क्या होता है? डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इसलिए कलर शो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट वाज असाइंड ग्रुप 3A इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इन द 18 ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिंपल सा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम आ जाएगा, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्रुप 3 में, ठीक है ग्रुप 13 का ग्रुप 18 में आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैलोरीमीटर ऑफ थर्मल कैपेसिटी 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरीमीटर है एक जिसकी थर्मल कैपेसिटी यानी C की वैल्यू आपको गिवन है 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 ग्राम क्या है? वाटर है। इफ़ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ ड्रॉप्ड इनटू द कैलोरीमीटर। ठीक है, एक कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर में क्या है? वाटर है। कितने ग्राम? 10 ग्राम क्या है? वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब उस वाटर में क्या किया है? आइस डाल दी गई है, ठीक है, आइस डाल दी गई है। तो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? अब कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर बनाना है। समझ आएगी? एक कैलोरीमीटर है, उसमें क्या है? वाटर है, वाटर में क्या डाल दी गई? आइस। तो अब उस कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कैलोरीमीटर का, जितना हीट लॉस होता है दूसरे के ज़रिए उतना ही हीट गेन कर लिया जाता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर गर्म हो रही है तो सिंपल, कोई चीज़ ठंडी हो रही है यानी कि वो हीट को लॉस कर रहा है, तो दूसरा क्या होगा? हीट को गेन कर लेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं अब यहाँ पे हीट लॉस कौन कौन करेगा। एक तो कैलोरीमीटर करेगा, ठीक है, और दूसरा हीट लॉस कौन करेगा? वाटर करेगा। और हीट गेन कौन करेगा? आइस करेगा, क्योंकि आइस मेल्ट होगी और मेल्ट होएगी जब वो हीट को गेन करेगा। क्लियर है? तो यही देखते हैं हम कैसे करना है। इसको यहीं पे देख लेंगे आप। देखो, सबसे पहले हीट लॉस्ट बाय वाटर करते हैं। हीट लॉस्ट बाय वाटर, ये होगा mc डेल्टा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला है mc डेल्टा टी। तो मास कितना है? वाटर की बात हो रही है, वाटर का मास कितना है? 10 ग्राम, 10 रख दिया। हीट कैपेसिटी की बात करें, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 होता है, इसे याद रखेंगे। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 होता है। इनटू डेल्टा टी कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, यानी 0 से आया है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड,
यानी 25 माइनस में 0, फाइनल माइनस इनिशियल। आप इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 250 कैलोरी। ठीक है, वाटर ने हीट लॉस कर दिया, अब कौन हीट लॉस करेगा? कैलोरीमीटर भी हीट लॉस करेगा। तो हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर, ये कितना हो जाएगा? मास कितना गिवन है कैलोरीमीटर का? 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। 5 आ गया इनटू मास नहीं, यहाँ पे मास नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कैलोरीमीटर का C। ठीक है, C कितना है? 5 इंटू डेल्टा T कितना हो जाएगा? 25 माइनस में 0 इक्वल्स टू 125 कैलोरी। इसके बाद हीट गेन करेगा। हीट गेन कौन करेगा? हीट गेन करेगा आइस। तो हीट गेन बाय आइस इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय वाटर प्लस बाय कैलोरीमीटर। ये दोनों वाटर और कैलोरीमीटर जितना हीट लॉस करेंगे, आइस उतना हीट गेन कर लेगा। क्लियर? तो लॉस्ट बाय वाटर कितना आया था? 250, कैलोरीमीटर कितना आया था? 125, दोनों को ऐड कर देंगे 375 किलो कैलोरी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, लेटेंट हीट ऑफ आइस गिवन है। ठीक है, आइस का लेटेंट हीट गिवन है 80 कैलोरीज पर ग्राम। पर ग्राम में 80 कैलोरी है, तो आइस कितनी है? 10 ग्राम है। ठीक है, आइस कितना डाला गया है? 10 ग्राम। 1 ग्राम में कितनी हीट को वो कर रहा है? 80 कैलोरी। तो 10 में कितना करेगा? 800 कैलोरी करेगा। ठीक है, 800। तो इसका क्या हो जाएगा? आइस विल नॉट मेल्ट एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गनमैन एंड एन एप्पल आर बोथ एट हाइट 98 मीटर अबव द ग्राउंड। एक गनमैन है, ठीक है, मान लो एक कोई गनमैन है, गन जो चला रहा है आदमी, बंदूकधारी। ठीक है, और एक क्या है? एप्पल है। ये नीचे क्या है? ग्राउंड है। समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, एक ये गनमैन है, ये क्या है? एप्पल है। ये नीचे ग्राउंड है। दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम हाइट पे हैं। ठीक है, ग्राउंड से सेम हाइट पे। इसके पास क्या है? गन है। ठीक है, ये गन क्या करेगा? चलाएगा, उसमें से बुलेट निकलेगी। ठीक है, उसमें गिवन है बोथ एट 98 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से दोनों ही कितने ऊपर हैं? 98 मीटर। एट अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है? 200 मीटर गिवन है। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 अब बुलेट, एक बुलेट चलाई इसने। ठीक है, एक गोली चलाई जिसका मास कितना गिवन है आपको? 5 ग्राम एंड वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस फायर हॉरिजॉन्टली एम्ड एट एप्पल। इसने चलाया इस एप्पल के ऊपर। ठीक है, इसने चलाया इस एप्पल के ऊपर। अब क्या होगा? एप्पल उस पेड़ से गिर के गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो आपसे ये पूछा गया है, एट द सेम टाइम द एप्पल स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड। एप्पल है वो नीचे मूव करने लगा। ठीक है, जी की वैल्यू आपको गिवन है। द बुलेट विल हिट द एप्पल ओनली इफ़ इट इज़ मूव्ड एट कॉन्स्टेंट। तो वो बुलेट किस स्पीड से नीचे जाएगा? किस स्पीड से नीचे जाएगा? जिस स्पीड से वो एप्पल जा रहा है नीचे। एप्पल किसकी स्पीड से जाएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्पीड से नीचे जाएगा। ठीक है, यानी जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से एप्पल नीचे जाएगा ना, तो बुलेट उसी में लगी है, तो बुलेट भी तो उतनी ही स्पीड से जाएगा, उतनी ही एक्सीलरेशन से जाएगा, उसी एक्सीलरेशन से जाएगा ना जिससे एक्सीलरेशन से एप्पल नीचे गिर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज़ इट क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट है कि बुलेट क्या है? एप्पल में लग गया, और एप्पल जिस स्पीड से नीचे जा रहा है, बुलेट भी उसी एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन्स हैव हायर मोबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। वट मस्ट बी द मिनिमल वर्टिकल हाइट ऑफ द मिरर सो ही कैन सी हिज फुल इमेज। हमेशा हाफ होना चाहिए। ठीक है, जितना पर्सन का हाइट हो
अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है 2 मीटर, वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वर्टिकल हाइट ऑफ द मिरर। मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए कि वो अपनी पूरी इमेज को देख सके। मिरर की हाइट कितनी होगी, इसकी हाफ होगी। अगर 2 मीटर के स्टैंड है, आदमी जो है 2 मीटर का हाइट है, तो कम से कम मिरर कितना होना चाहिए 1 मीटर होना चाहिए, जस्ट उसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, 2 मीटर है तो मिरर कितने का होना चाहिए 1 मीटर का। 4 मीटर है तो मिरर कितने का हाइट होना चाहिए, कम से कम 2 मीटर का। ठीक है, जस्ट हाफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। देखो, आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड पूछा गया है। हिंदी में आयनिक एंड सहसंयोजक बंध है। इनमें से बताना है किसमें आयोनिक है और सहसंयोजक दोनों ही हैं। ठीक है, एक नहीं दोनों ही पूछे गए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड देखें। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है, ये होता है CCl4, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें तो कोवलेंट है, आयोनिक नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड देखें, CaCl2। ठीक है, इसमें आयोनिक होगा। कैल्शियम क्लोराइड में सिंपली आयोनिक होगा, कोवलेंट नहीं होगा। वाटर की बात करें H2O, तो इसमें H+ एंड इसमें बनता है इस तरह से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें भी कोवलेंट होता है। जो दोनों ही होते हैं वो होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, इसमें कोवलेंट भी होता है और इस तरह से आयन भी शो होते हैं, NH4+Cl-। ठीक है, तो किस में होगा आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड दोनों, वो होगा अमोनियम क्लोराइड में। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ये वाला। देखो, बोर्स मॉडल आपको करवाया है मैंने, बोर्स मॉडल। ठीक है, उसको देखना। देखो, फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। सही बात है, वो फेल हुआ था इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, स्पेक्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, जो सही नहीं है। ठीक है, ये सही है। वो जीमन इफेक्ट भी नहीं बता पाए थे, वो स्टार्क इफेक्ट भी नहीं बता पाए थे। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। बोर्स ने ये बात तो नहीं बताई थी ना कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। नहीं, ये सब तो बाकी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन इसमें पता चला था, बोर्स ने नहीं बताई थी ये बात। ठीक है, पार्टिकल नेचर डी ब्रॉय ने बताया था। क्लियर है, तो इसका इनकरेक्ट आंसर आएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन HClO3 दैन इन HClO। ठीक है, इसमें जो क्लोरीन एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन से है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द हलाइड्स ऑफ सिल्वर the one with lowest solubility in water। among the halides of silver, सिल्वर के हलाइड्स हैं सारे। अब देख रहे हैं सिल्वर के हलाइड्स हैं सारे। सॉल्युबिलिटी की बात बताएंगे, लोएस्ट सॉल्युबिलिटी की बात। तो इसमें क्या आएगा आपका AgF, ये लोएस्ट सॉल्युबल होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड थ्रू द फ्रोनहोफर लाइन्स। सिंपल सी क्वेश्चन है। फ्रोनहोफर जो थे उन्होंने किसके बारे में डिस्कवर किया था, हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, फ्रोनहोफर ने किसका डिस्कवर किया था, हाइड्रोजन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने आपको लिखवाया भी है। ठीक है,
बॉन्ड एंगल्स का जहाँ टॉपिक करवाया वहाँ पे देखना, सिंपल सा एग्जांपल लगवाया है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉन्ड एंगल्स का, तो देखो सिंपल ये एग्जांपल समझते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको, तो बताया था सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल उसका कम होगा या ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है सराउंडिंग एटम्स के लिए, तो इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया था बॉन्ड एंगल्स में। इसमें देखें H2 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 यानी कि सराउंडिंग एटम्स हैं, सेम हैं। हम सेंट्रल एटम्स को देखेंगे, सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा, ये मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका सबसे कम होगा। ये एक ही ग्रुप के हैं सारे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी इसी का ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे कम किसका होगा, टेलोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल टू ईच अदर। 2 प्लेन मिरर हैं जो कितने एंगल पे रखे गए एक दूसरे से, 60 डिग्री पे। हाउ मैनी इमेजेस विल बी सीन इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन दैम, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए उन दोनों मिरर्स के बीच में, ये मिरर है एक ये मिरर है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो क्या होगा। सिंपल सा एक फार्मूला है इसका, ठीक है। एन की वैल्यू निकालेंगे पहले आप, 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, ये आ जाएगा 6। नंबर ऑफ़ इमेजेस निकालने हैं तो फार्मूला होता है n-1, n की वैल्यू है 6, 6 - 1 = 5। तो कितनी इमेजेस बन जाएंगी, 5 बन जाएंगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस है। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स लॉ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर एट टेम्परेचर T इज़ गिवन बाय। आपको प्लांक्स लॉ का डायरेक्ट फार्मूला दे दिया गया है और इसमें पूछा गया n जो है इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ये, ठीक है, v का क्यूब, यानी सिंपल सा आपको n की वैल्यू पूछी थी, फार्मूला पता है, सॉरी ये एक्सप्रेशन अगर किसी को पता है तो v की वैल्यू क्यूब आपको पता चल जाएगा, n की वैल्यू क्या है 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल इज़। आप सभी को पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं किसी एक ऑर्बिटल में, 2, ठीक है। मैक्सिमम 2 ही आएंगे, s ऑर्बिटल से शुरू होता है उसमें मैक्सिमम 2 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चन को अभी लेफ्ट करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे वहाँ पे हम EMF ऑफ द सेल निकालना सीखेंगे, तब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़ाऊँगी तो मैं आपको पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाना पड़ेगा, तो बेहतर है मैं आपको इसको टॉपिक के साथ पढ़ाऊँगी, ठीक है। जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वहाँ पे मैं करवा दूँगी। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको p ऑर्बिटल का पता ही है, मैक्सिमम कितना होता है 3 होता है, तो p3। क्लियर है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2021 का फुल पेपर सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। आप मुझे बताना कि आप क्या इस तरह से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, आगे इसको मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूं 2021 का पूरा पेपर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।